हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। क्या होगा अगर वीडियो गेम का कैरेक्टर असली जिंदगी में आके सीरियल किलिंग करना शुरू करे तो कैसे पकड़ेंगे उसे, और क्या वजह है उसके इस खून खराबे के पीछे। चलो जानते हैं इस एक्सप्लेनेशन से। पुलिस स्टेशन में एक 24 साल की लड़की आती है और पुलिस से कहती है कि उसे एक मर्डर की रिपोर्ट लिखवानी है जो 2 घंटे पहले हुआ है। उसकी स्टोरी से पता चलता है कि एक कार चला रहे आदमी ने किसी चीज को देखा और वो हिप्नोटाइज हुआ। उसने अपनी कार ठोक दी। वो कार से बाहर आया तो उसके सामने डेविल आया। उस डेविल ने उस आदमी के गले में चेन का फंदा डाल के उसे लटका दिया। वो लड़की पुलिस को बताती है कि उस डेविल का नाम मैलिग्नेंट जज है जो पापियों को मौत की सजा देता है। मरे हुए विक्टिम का नाम कॉलिन होता है जो किसी एड कंपनी का प्रेसिडेंट था। एक मर्डर के सिलसिले में उस पर मुकदमा चला था जिसमें वो बेगुनाह साबित हुआ था। अब पुलिस उस मौली नाम की लड़की को अरेस्ट करती है जो एक गेमिंग कंपनी में काम करती थी। पुलिस को मर्डर का ना कोई सबूत मिला है ना लीड। मौली का कहना है कि उसने सुपरनेचुरल पावर इस्तेमाल करके मैलिग्नेंट जज को बुला के उससे कॉलिन का मर्डर करवाया। मौली ने पुलिस को बताया है कि और भी कई मर्डर होंगे। पुलिस को लगता है कि मौली मेंटली बीमार है। मौली ने पुलिस से कहा है कि वो सिर्फ ब्रायन से बात करेगी और किसी से नहीं। ब्रायन जो क्राइम डिवीजन का सबसे सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर रह चुका है, अब रिटायर जिंदगी जी रहा है। 2 साल पहले वो एक सीरियल किलिंग के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जिसमें उसका जुड़वा भाई शॉन जज था, मगर किलर ने ब्रायन की आंखों के सामने उसके भाई की हत्या कर दी जिसका असर ब्रायन के दिमाग पे हुआ तो उसे रिटायर्ड किया गया। अब ब्रायन एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है। ब्रायन की खासियत यह है कि उसकी मेमोरी हाइपर एमनेशिया टाइप की है। हाइपर एमनेशिया वाले इंसान छोटी से छोटी बात भी अपनी मेमोरी में रखते हैं। ऐसी मेमोरी को फोटोग्राफिक मेमोरी कहा जाता है। मगर भाई की मौत ने इस दैवी वरदान के साथ उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमारी भी दी है। तो पुलिस चीफ गैरी ब्रायन की मदद लेने की सोचते हैं। वो शहर से दूर उसके घर पहुंचते हैं और ब्रायन को मौली ने बनाई स्केच देते हैं जिसमें उस शख्स को ड्रॉ किया गया है जिसका अगला मर्डर होने वाला है। गैरी बताता है कि अगर वो पुलिस को इस केस में मदद करेगा तो वो उसे उसके भाई के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन देंगे। तो अब ब्रायन क्राइम सीन पहुंचता है और छानबीन शुरू करता है। ब्रायन का पुराना कलीग लुई उसे पसंद नहीं करता। फोरेंसिक डॉक्टर बताता है कि कॉलिन किसी चीज से डर के भागा होगा, मगर उसे किसी ने मारा नहीं बल्कि उसने खुद अपने गले में चेन लटका के सुसाइड की है। फोरेंसिक डॉक्टर एमा बताती है कि अगर कॉलिन को किसी ने मारने की कोशिश की होती तो वह झटपट आता जिससे चेन से खरोचने के निशान उसकी गर्दन पे पड़ जाते, मगर चूंकि निशान फिक्स है मतलब कॉलिन लटकते वक्त अपने होशो हवास में नहीं था। उसके शरीर से कोई अल्कोहल या नशीली चीज नहीं मिली। ये प्योर सुसाइड है। हाँ, मगर जैसे मौली ने कहा वैसे कोई सुपर नेचुरल चीज उसे कंट्रोल करके उसे सुसाइड के लिए उकसा सकती है। एमा कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करती। अब ब्रायन जेल जाके मौली से मिलता है। मौली ब्रायन का पूरा बायोडाटा उसके सामने पढ़ती है। तो अब ब्रायन मुद्दे पे आता है। वो मौली को बताता है कि 3 साल पहले एक लड़की ने वेट लॉस वाली एड देखी। उसने वो मेडिसिन खरीदी, मगर वेट लॉस होने के बदले वो डिप्रेशन में चली गई और उसने सुसाइड किया। उस मेडिसिन कंपनी पे मुकदमा चलाया गया। कंपनी बैंकरप्ट हुई। उस एड को कॉलिन ने डिजाइन किया था, मगर उसे किसी ने कोर्ट में नहीं घसीटा। तुम कॉलिन को मार के उसी लड़की की मौत का बदला लेना चाहती थी। मौली कहती है अब हर पापी को सजा मिलेगी। यह पहला मर्डर है, आखिरी नहीं। मैलिग्नेंट जज नरक से बाहर आके इन पापियों को सजा देगा। मौली बताती है आज रात यानी 10 तारीख को 10 बजे ड्राइंग में दिखाए गए पापी को मौत की सजा होगी। तुम्हें अपने दिमाग पे गर्व है तो उस मर्डरर को रोको। ब्रायन उससे कहता है कि वो कोई क्लू दे। तो मौली उसे ग्रीक देवता इवोस की माइथोलॉजी की कहानी सुनाती है कि इवोस नाम की लड़की अपने प्यार को मिलने की आस में रथ पे सवार होकर आसमान की ओर निकल पड़ी, मगर बीमार राजकुमार ने उसे अपने रथ के नीचे कुचल के मार दिया। यहाँ पुलिस यही सोचती है कि कॉलिन मौत डिजर्व करता था। मतलब वो जो कोई मैलिग्नेंट जज है वो अब लोगों की नज़र में सुपर हीरो बनते जा रहा है। चीफ को लगता है कि पुलिस की नाकामयाबी ने ऐसे सुपर हीरो को जन्म दिया है जो कानून से बचने वाले क्रिमिनल्स को मौत की सजा दे रहा है। गैरी इस बात से डर रहा है कि जैसे मौली ने कहा है वैसे आज रात 10 बजे किसी का मर्डर ना हो जाए। मगर वो कौन है? डिटेक्टिव एंटोनी को ब्रायन का असिस्टेंट बनाया जाता है। ब्रायन अपने मेंटल इलाज के लिए साइकेट्रिस्ट जेसिका के पास जाता है जो उसे हिप्नोटाइज करती है, जिसमें ब्रायन को उसके भाई का मर्डरर दिखता है। दरअसल ब्रायन ने उस किलर का चेहरा नहीं देखा, तो ब्रायन उस किलर का पीछा करता है और उस इमेजिनरी किलर से लड़ पड़ता है। दोनों में फाइट शुरू होती है। ब्रायन उसे मार देता है।
तभी उसे इवोस की पेंटिंग दिखाई देती है। ब्रायन की एक पर्सनैलिटी उससे कहती है इवोस की असली स्टोरी ये है कि इवोस एक देवी थी जो अमर थी। उसे एक राजकुमार से प्यार हुआ जो इंसान था, और इंसान की कभी ना कभी तो मौत होनी है। तो इवोस ने जियस देवता से उस राजकुमार को अमर करने का वरदान मांगा। राजकुमार अमर तो हुआ, मगर बुढ़ापे से और बीमारियों से छुटकारा ना पा सका। बीमार बूढ़े राजकुमार को छोड़ के इवोस किसी और के पास चली गई। तो राजकुमार ने देवता से इरोस की मौत मांगी। फिर उसने अपने रथ के नीचे इवोस को कुचल के मार दिया। अब ब्रायन जैसे ही हिप्नोटिज्म से जाग जाता है, वो जेसिका को स्केच दिखाता है। जेसिका स्केच देख के बताती है कि मॉली किसी दिमागी प्रेशर में है, वो किसी चीज से डरी हुई है। ब्रायन के दिमाग में इवोस की स्टोरी है, तो वो एंटोनी से रिसेंटली हुई कार हिट केस के बारे में पूछता है जिसमें किसी लड़की की मौत हुई है। तो उसे पता चलता है इवा नाम की 19 साल की लड़की की कार हिट में मौत हुई थी। कार एक अमीरजादा चला रहा था जो सेटिंग से छूट गया। पुलिस ने पैसे खा के केस को दबाया था। इंस्पेक्टर लुई उस केस को हैंडल कर रहा था, मगर वह अमीरजादा कौन था उसका पता नहीं चला। तो ब्रायन विक्टिम की फैमिली के बैंक अकाउंट चेक करता है, तो उसे पता चलता है पीटर नाम के एक मिलियनेयर ने एक्सीडेंट के बाद उस अकाउंट में काफी पैसे जमा किए थे। पीटर बाइपोलर डिसऑर्डर से बीमार है। बाइपोलर यानी ऐसी मेंटल बीमारी जिसमें पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। तो ब्रायन उसे मिलने हॉस्पिटल जाता है। ब्रायन अपने शार्प दिमाग से अंदाजा लगाता है कि युवा पीटर की गर्लफ्रेंड थी और उसकी बीमारी की वजह से वो उसे छोड़ के चली गई थी। तो बदले की भावना से पीटर ने उसे अपनी कार के नीचे कुचल के मार दिया। हॉस्पिटल में पीटर के लोग ब्रायन और एंटोनी को रोकने की कोशिश करते हैं, तो दोनों उनसे लड़ पड़ते हैं। तभी रूम के अंदर से गन फायरिंग की आवाजें सुनाई पड़ती है। ब्रायन दरवाजा खोल के अंदर जाता है, तो पीटर बालकनी से नीचे जंप करता है और मर जाता है। मैगजीन में ड्रॉ किए मैलिग्नेंट के कैरेक्टर को देख के वो हिप्नोटाइज हुआ था और उसी दिमागी हालत में उसने सुसाइड की थी। फोरेंसिक डॉक्टर एमा ब्रायन को बताती है कि सोशल मीडिया पे ये बात फैल रही है कि पीटर ने प्यार में इवा को धोखा दिया और उसे अपनी कार के नीचे कुचल दिया, इसलिए मैलिग्नेंट जज ने उसे मौत की सजा दी। ब्रायन एमा से पूछता है कि तुम डॉक्टर हो या गॉसिप की दुकान। पीटर की मौत बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे मॉली ने ड्राइंग बनाई थी। ब्रायन को याद आता है कि जहाँ कॉलिन की मौत हुई वहाँ भी एक बिल्डिंग पे मैलिग्नेंट जज का पोस्टर लगाया गया था और पीटर के रूम में पड़े मैगजीन में भी मैलिग्नेंट की इमेज थी, जो मैगजीन कुछ ही दिनों पहले उसे डिलीवर किया गया था। ब्रायन को पता चलता है कि मैलिग्नेंट एक कैरेक्टर उसी गेम कंपनी ने डिजाइन किया है जहां मॉली काम किया करती थी। तो अब ब्रायन उस गेम बनाने वाली कंपनी में चला जाता है। उसे पता चलता है कि कॉलिन की मौत के एक दिन पहले ही उसके रास्ते में वो पोस्टर लगाया गया था। गेम कंपनी का मैनेजर केविन गेम की थीम ब्रायन को बताता है कि मास्क पहना हुआ कैरेक्टर जिसका नाम मैलिग्नेंट है वो कानून से छूटने वाले गुनहगारों को मौत की सजा देता है। गेम खेलने वाले प्लेयर को मास्कमैन बन के मर्डरर्स को मारना पड़ता है और आखिर में खुद को भी। अब ब्रायन जेसिका के साथ हिप्नोसिस के स्पेशलिस्ट प्रोफेसर जेम्स से मिलने जाता है। कॉलिन उसका पेशेंट था जो जेम्स से हिप्नोथेरेपी लेता था। ब्रायन उससे पूछता है कि क्या दूर कहीं बैठ के किसी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। जेम्स बताता है कि हिप्नोटाइज करने के पहले पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में एक कोड छोड़ा जाता है जो चाबी की तरह होता है। जैसे ही उस कोड को ट्रिगर किया जाता है दिमाग के दरवाजे खुलते हैं। वो कोड पिक्चर या पोस्टर भी हो सकता है जिसे दिखा के किसी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, मगर ये किसी अरे गहरे का काम नहीं। अब जैसे ही ब्रायन जेम्स के घर से निकलता है तो वो वहाँ एक अजीब पेशेंट को बैठा देखता है। ब्रायन मॉली से पूछता है कि क्या वो पोस्टर दिखा के अपने टारगेट को हिप्नोटाइज करती है, क्योंकि कॉलिन और पीटर दोनों पोस्टर देख के हिप्नोटाइज हुए थे। पोस्टर के जरिए उन्हें कमांड मिला और उन्होंने खुद ही को मार दिया। ब्रायन मॉली से कहता है कि मैलिग्नेंट के पोस्टर और पिक्चर पे पुलिस ने रोक लगाई है, तो अब तुम्हारे इस जज को वापस नरक में जाना होगा। मॉली उससे कहती है मैं ऐसे पैराडाइज में जी के आई हूँ जो नरक से भी बदतर है। अब मॉली ब्रायन को और एक स्केच देती है और कहती है अगला मर्डर इसका होने वाला है। ब्रायन मॉली के पेरेंट्स से जाके मिलता है तो पता चलता है कि मॉली ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, मगर इसके बावजूद फाइनल ईयर में उसने एक साल स्किप किया था। मॉली के फादर बताते हैं कि उस साल वो बहुत बीमार थी तो एग्जाम नहीं दे पाई। ब्रायन नोटिस करता है कि ये सवाल सुन के मॉली की माँ कुछ टेंशन में आ गई है। फादर बता नहीं पाते कि उस वक्त मॉली को क्या बीमारी हुई थी। तभी ब्रायन को वहाँ एक बैंड मिलता है जिस पर किसी पैराडाइज ऑर्फनेज का नाम लिखा हुआ होता है। वह देख के ब्रायन का शार्प दिमाग ये पकड़ लेता है कि उसने इसी ऑर्फनेज से लापता हुई लड़की की फोटो पुलिस स्टेशन में देखी थी। तो अब ब्रायन उस ऑर्फनेज जाता है। वो वहाँ की केयरटेकर को मॉली का फोटो दिखाता है। केयरटेकर बताती है कि मॉली वहाँ वॉलंटरीली काम करने आया करती थी। केयरटेकर से पता चलता है कि मिसिंग लड़की का नाम समारा है।
ब्रायन वहां पड़ी ऑर्फनेज के हिस्ट्री की बुक देखता है, जिसमें उसे मैथ्यू नाम का शख्स दिखता है जो 10 साल पहले इस ऑर्फनेज का डायरेक्टर था और जिसे ऑर्फनेज के बच्चे को मॉलेस्ट करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था, मगर मैथ्यू कानून से बच गया था। तभी ब्रायन को याद आता है कि मॉली ने कहा था कि मैं ऐसे पैराडाइज में जी के आई हूँ जो नरक से बदतर है। ब्रायन समझ जाता है कि इस मर्डर केस का इस ऑर्फनेज से कोई कनेक्शन है, मतलब हो सकता है ये मैथ्यू मॉली का अगला टारगेट है। अब जैसे ही ब्रायन मैथ्यू के घर पहुंचता है तो उसे वहां मैथ्यू की लाश दिखाई देती है। पास ही उसने लिखा सुसाइड नोट पड़ा होता है, जिसमें लिखा होता है मेरे पापों की सजा मौत है, मेरी जगह सिर्फ नरक में है। फोरेंसिक डॉक्टर एमा बताती है कि मैथ्यू की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड से हुई है, कोयला जला के उसने सुसाइड की है और ये मौत 2 हफ्ते पहले हुई है। वहां पड़े पेपर से पता चलता है कि मैथ्यू के वाइफ की मौत बोन कैंसर से पिछले महीने हुई थी। पिछले 10 साल से वो बीमार थी, मगर उसके इलाज के लिए मैथ्यू के पास इतना पैसा आया कहाँ से। ब्रायन एंटोनी से कहता है कि ये मर्डर मॉली के स्टाइल में नहीं हुआ। तभी उसे सुसाइड नोट पे एक धब्बा दिखाई देता है जो मैथ्यू के आंसू का धब्बा है। ब्रायन मॉली से कहता है कि मैथ्यू की मौत हिप्नोटाइज पोजीशन में नहीं हुई, क्योंकि उस पोजीशन में इंसान रोता नहीं, उसने सुसाइड की है। ब्रायन मॉली से पूछता है एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद तुम ये सब रिवेंज क्यों ले रही हो और कितने लोगों को मारोगी। तो अब मॉली एक स्केच ब्रायन को देती है जिसमें एक छोटी लड़की पे दुराचार करता एक आदमी दिखाई देता है। ब्रायन समझ जाता है वो छोटी बच्ची समारा है। ब्रायन मॉली से पूछता है मैलिग्नेंट जज इस छोटी बच्ची को क्यों मारना चाहता है। मॉली सिर्फ इतना कहती है कि समारा को बचाने के लिए उसके पास सिर्फ 12 घंटे है। ब्रायन को तहकीकात से पता चलता है कि ये सब मर्डर शुरू होने के एक दिन पहले समारा लापता हुई थी। क्या समारा का भी किसी ने मर्डर तो नहीं किया। तभी लुई आके ब्रायन को केस से हटाता है, क्योंकि वो मर्डरर को पकड़ने में नाकामयाब हुआ है, जिस पर दोनों की हाथापाई होती है। तो चीफ गैरी आके ब्रायन को और एक मौका देने का फैसला करता है। अब ब्रायन मॉली पे फोकस करता है। स्केच में वो आदमी कौन है जो समारा पे दुराचार करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ब्रायन मॉली के पेरेंट्स से मिलता है तो पता चलता है कि मॉली कॉलेज के आखिरी साल में थी तब वह प्रेग्नेंट हुई, इसलिए वो एग्जाम नहीं दे पाई। मॉली के फादर के कहने के अनुसार उन्होंने मॉली का एबॉर्शन किया था, मगर ब्रायन जान जाता है कि मॉली ने बच्ची को जन्म दिया और वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि समारा है। पेरेंट्स ने समारा के जन्म को समाज से छुपा के पैराडाइज ऑर्फनेज में रखा। तो अब ब्रायन जेल जाके मॉली से मिलता है। मॉली बताती है कि वो समारा से मिलने ही ऑर्फनेज जाया करती थी, मगर वो उसे कभी नहीं बता पाई कि वो उसकी माँ है। ब्रायन समझ जाता है कि मॉली भी किसी के हिप्नोटाइज के प्रभाव में है। स्केच आर्टिस्ट ना होके भी उसका इस तरह स्केच निकालना, मौत की भविष्यवाणी करना, ये सब कोई उससे करवा रहा है और उसी ने समारा को किडनैप किया है। मॉली बताती है कि कुछ महीनों पहले असली मर्डरर ने उसे समारा की किडनैपिंग का वीडियो भेजा और उससे कहा कि उसे क्या करना है। मॉली ब्रायन से मिन्नतें करती है कि वो किसी भी हालत में समारा को बचाए। एंटोनी ब्रायन से कहता है कि ऑर्फनेज के रजिस्टर से पता चला है कि डोना नाम की एक औरत कई बार ऑर्फनेज आया करती थी। समारा की किडनैपिंग के बाद उसका आना बंद हुआ। वहां खड़ी एक कार के डैश कैम से उन्हें समारा की आखिरी फुटेज हाथ लगती है, जिसमें एक औरत समारा को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई देती है। उस औरत को देख के ब्रायन को याद आता है कि उसने उस औरत को जेम्स के क्लिनिक में देखा था। तो अब ब्रायन जेम्स से मिलता है। ब्रायन उसे धमकाता है तो जेम्स उसे उस पेशेंट की फाइल देता है, मगर अगले ही पल ब्रायन बेहोश होकर नीचे गिरता है। जेम्स ने उसे हिप्नोटाइज किया होता है। हिप्नोटाइज पोजीशन में ब्रायन इल्यूजन में चला जाता है। उसे वो डोना नाम की औरत दिखाई देती है जो कॉलिन, पीटर और मैथ्यू को मारती है। तभी उसके सामने कुछ पेपर्स आते हैं जो मैथ्यू का अकाउंट स्टेटमेंट है। ब्रायन को याद आता है कि उसमें एक डेबिट कार्ड मिसिंग था। अब ब्रायन आंखें खोलता है तो सामने जेसिका होती है। वो बताती है कि वो जेम्स के घर में बेहोश हुआ था। ब्रायन जेसिका को धमकी देता है कि वो जेम्स के साथ मिलके उसे हिप्नोटाइज ना करे। यहाँ एंटोनी मैथ्यू के उस मिसिंग कार्ड के अकाउंट्स डिटेल्स चेक करता है तो पता चलता है वोंग नाम का आदमी हर महीने एक बड़ी अमाउंट मैथ्यू के अकाउंट में ट्रांसफर किया करता था, जिससे मैथ्यू अपनी वाइफ का इलाज कराता था। तहकीकात से पता चलता है ये वोंग 10 साल पहले पैराडाइज ऑर्फनेज का फाउंडर था। जब मैथ्यू पे मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया गया था, उसके बाद ऑर्फनेज के सब ओनर चेंज हो गए। एंटोनी बताता है कि 10 साल पहले किसी विक्टिम ने पुलिस को टिप दी कि ऑर्फनेज में एक मास्कमैन कई सालों से उसे मोलेस्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को मैथ्यू की रूम में बच्चे के अंडरगारमेंट्स मिले थे, मगर वो इतना पुख्ता सबूत नहीं थे कि मैथ्यू को सलाखों के पीछे भेजा जाए। तभी एक फोटो से ब्रायन को पता चलता है कि इस वोंग के हाथ में एक उंगली नहीं है और वही 4 उंगलियों के निशान उस विक्टिम के शरीर पे थे। मतलब बच्चों को मोलेस्ट करने वाला मैथ्यू नहीं, वोंग था। मैथ्यू को बलि का बकरा बनाया गया था
और उसी के पैसे वोंग मैथ्यू को दे रहा था। यहाँ ठरकी वोंग बच्चों की वीडियो देख के सेटिस्फाई हो रहा होता है कि वहाँ वो डोना नाम की औरत आती है। दूसरी ओर ब्रायन उसी वोंग के घर की ओर जा रहा होता है कि उसे रास्ते में एक पिकअप ट्रक दिखता है जो वो डोना चला रही है। डोना को देख के ब्रायन का शातिर दिमाग पहचान जाता है कि वो डोना कोई औरत नहीं बल्कि गेम कंपनी का ओनर केविन है। ब्रायन उस ट्रक का पीछा करता है और शहर के बाहर एक सुनसान जगह पहुंच जाता है जहाँ केविन ने वोंग को बांधा होता है। ब्रायन उससे पूछता है कि 10 साल पहले वोंग ऑर्फनेज में जिस बच्चे को मोलेस्ट करता था वो तुम थे ना। केविन बताता है कि उस वक्त वोंग मेरा चेहरा ढक के मुझ पे दुराचार करता था, इसलिए मैं उसका चेहरा ना देख सका। मुझे लगा मुझ पे दुराचार करने वाला मैथ्यू ही है, मगर मेरे पहुंचने के पहले ही मैथ्यू ने सुसाइड की थी। मैथ्यू के घर में मुझे उसका बैंक स्टेटमेंट मिला जिससे पता चला मैथ्यू अपना मुंह बंद रखने के वोंग से पैसे लेता था। ब्रायन उससे कहता है कि जब तुमने अपने गेम के कैरेक्टर मैलिग्नेंट को देखा तो तुमने वो कैरेक्टर अपनाया, पापियों को सजा देने वाला मसीहा। तुमने मैलिग्नेंट का पोस्टर दिखा के कॉलिन और पीटर के सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिगर फिट किया ताकि जब भी वो उस पोस्टर को देखे हिप्नोटाइज हो जाए और तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। वैसे ही हुआ, उन्होंने सुसाइड की। अब ब्रायन केविन को जख्मी करके पूछता है कि समारा कहाँ है। केविन कहता है कि अगर मेरे माँ बाप ने मेरा त्याग ना किया होता तो ये हैवान मुझ पे अत्याचार नहीं करते। समारा का भी मौली ने त्याग करके उसे ऑर्फनेज भर्ती किया। वो पापी है, वो सज़ा की हकदार है। समारा वही है जहाँ उसे होना चाहिए। अब केविन लाइटर जला के ब्रायन को हिप्नोटाइज करता है तो ब्रायन को पता चलता है कि मौली ने जो बच्चे का स्केच बनाया था उसमें वो बच्चा समारा नहीं केविन है और उसके पीछे खड़ा हैवान वोंग है। केविन ब्रायन से कहता है तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई को मारा गया और तुम किलर को पहचान तक नहीं सके। क्या फायदा तुम्हारे ब्रिलियंट दिमाग का, तुम भी रिवेंज चाहते हो और मैं भी। दोनों ऊपर से नीचे कूदते हैं जिसमें ब्रायन घायल होता है तो केविन मर जाता है। ब्रायन आंखें खोलता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और सामने जेसिका होती है। वो ब्रायन को बताती है कि वो 3 महीने से कोमा में था और समारा की मौत हो गई है। तभी जेसिका ब्रायन को कोल्ड वाटर देती है। वो समझ जाता है कि वो अभी भी केविन के हिप्नोटिज्म में है क्योंकि जेसिका उसे हमेशा गर्म पानी देती थी। अब ब्रायन केविन के हिप्नोटिज्म से बाहर आता है। केविन लाइटर से आग लगा के वोंग के साथ अपने आप को भी जला देता है। वो ब्रायन से कहता है हम दोनों की जगह नरक में है। केविन और वोंग दोनों जलकर राख हो जाते हैं। केस के सॉल्व करने पर लुई ब्रायन को कॉफी ऑफर करता है मगर अभी तक समारा का कोई पता नहीं चला। ब्रायन को केविन की बातें याद आती है कि समारा वही है जहां उसे होना चाहिए, मतलब समारा को अपनी माँ के घर होना चाहिए। वो भागते हुए मौली के घर पहुंचते हैं जहां उन्हें समारा मिलती है। केविन ने समारा को बड़ी अच्छी तरह से रखा होता है। समारा को उसकी माँ यानी मौली के हवाले किया जाता है। अपनी बच्ची को खुशहाल देख के मौली इमोशनल होती है जिससे केविन की आत्मा भी खुश होती है। अब ब्रायन जेम्स से मिलता है और उससे पूछता है कि केविन को कॉलिन, पीटर और मेरे बारे में कैसे पता चला। वो हम तीनों को जानता तक नहीं था। कॉलिन, पीटर और केविन तीनों तुम्हारे पेशेंट थे तो मैं जेसिका का पेशेंट था। मेरी फाइल तुमने उससे हासिल की। तुमने केविन को हिप्नोटाइज करके उसके जरिए कॉलिन और पीटर को मारा क्योंकि हिप्नोटिज्म इन दोनों के मौत के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिर मौली के जरिए मुझे इस केस पे अपॉइंट किया। जेम्स हंसते हुए ब्रायन से कहता है कि जो गुनहगार सबूत के बिना छूट जाते हैं उन्हें पकड़ने में वो पुलिस की हमेशा मदद करेगा। ब्रायन के जाते ही जेम्स किसी सीरियल किलर को टारगेट करता है और अपने पेशेंट की फाइल निकाल के उसे हिप्नोटाइज करके उस किलर को मारने की तैयारी शुरू करता है। तो यहाँ वादे के अनुसार पुलिस चीफ गैरी ब्रायन को उसके भाई के मर्डर की फाइल देता है और उससे कहता है कि उसने उसे क्रिमिनल डिपार्टमेंट का हेड बनाया है तो वो अपने हिसाब से अपने भाई के मर्डरर को ढूंढे। ब्रायन मर्डर वेपन को देखता रह जाता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अपने इस चैनल के जल्दी ही 1 लाख सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करो और आपके इस चैनल को ग्रो करो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।